हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। इनके एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं एक पर्यावरण अध्ययन से जुड़ी हुई एक नई सीरीज जो है शुरू करने जा रहा हूँ आज से। और इसमें मैं पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके विश्लेषण के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद जब नेक्स्ट जो इन सीरीज़ की जब समाप्ति हो जाएगी तो उसके बाद मैं कुछ क्लासेस इसकी शुरू करूँगा। तो पहले हम फ़िलहाल अब इस सीरीज़ पे ध्यान देंगे कि इसमें हम करेंगे क्या, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। मैं बेसिकली इसमें करने जा रहा हूँ कि आपके लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका एक कलेक्शन, और ख़ासकर ये कलेक्शन जो भी CTET, TET और अदर स्टेट TET के एग्ज़ाम जो भी अभ्यर्थी दे रहे हैं उनके लिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो आप इसको देखेंगे और देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर मुझे कमेंट्स में दें। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। आज की जो ये सीरीज़ है इसका जो पार्ट 1 ये मैं शुरू कर रहा हूँ, इसमें देखते हैं कि आज हम करने क्या जा रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहली बात है कि हम यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन से जुड़ी हुई कुछ सामान्य जानकारी की बात करेंगे कि सामान्य जानकारी जो पर्यावरण अध्ययन की होती है क्या होती। सेकंड, हम स्टॉकहोम स्वीडन में जो इसकी समिट हुई थी 1972 में, तो उसके बारे में बात करेंगे। देन एरिया, इसके क्या क्या कौन कौन से पर्यावरण के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, इसके एरिया जोन्स कौन कौन से होते हैं। और देन इंडिया में कब शुरू हुआ था ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो बना था, वहाँ से हम थोड़ा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और देन प्रमुख पर्यावरण से संबंधित आंदोलन और उनसे जुड़े हुए व्यक्तियों की बात करने के साथ साथ लास्ट में हम इस वीडियो की बात करेंगे कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित दिन, इम्पोर्टेंट डेज जो होते हैं, ज़्यादातर सभी एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उससे जुड़े हुए कौन कौन से वीक या सप्ताह होते हैं, राइट। तो चलिए हम इस पे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कुछ तथ्य हैं, उनको मैं एक एक करके उनका थोड़ा सा डिटेल्स आपको बताते जाऊँगा और आप उनको चाहे तो नोट करते जाएं। तो क्योंकि ये अभी आपको सबसे पहले जानना है कि देखिए, हम आपको कुछ भी बताएं लेकिन मेन यहाँ पर होता है जब आप पढ़ते हैं किसी एग्ज़ाम के लिए तो उसमें नोट्स का होना बहुत ज़रूरी है। और नोट्स यदि आप नहीं बनाते तो फिर ये आप समझ लीजिए कि आपकी एक अच्छी आदत नहीं है। तो आपको यदि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो नोट्स का अहम रोल होता है। तो नोट्स आप इसमें पेन और पेपर ज़रूर पकड़िए और उसको राइट कीजिए यदि आपको कोई चीज़ यहाँ पे मिस हो रही है या आप नहीं जानते हैं। तो यदि आप ऑलरेडी जानते हैं तो फिर आप केवल रिपीट कर सकते हैं एक बार, बाकी आपके समझ में आ जाएगा। तो मैं शुरू करता हूँ इसको। सबसे पहले बेसिक जानकारी की हम बात करते हैं। बेसिक जानकारी जैसे मैंने बताया था, पर्यावरण शब्द, इन्वायरमेंट क्या चीज़ होती है। देखिए, पर्यावरण यदि यहाँ पे देखा जाए तो आप टॉप में देख रहे होंगे कि परि मतलब होता है चारों तरफ, ठीक है। जो हमें एक सराउंडेड, हमारे चारों तरफ जिससे हम घिरे हुए हैं चारों तरफ, ये वातावरण जो होता है, ये चारों तरफ का जो है उसको आवरण मतलब घेरा, ये आवरण घेरा है। तो चारों तरफ का जो ये उससे बना हुआ है पर्यावरण, राइट। और यदि इस पे एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा टर्म है, ये किस लैंग्वेज से आया हुआ है, तो फ्रेंच शब्द जो एनवायरोनर जो एक टर्म है उससे ये बना हुआ है। पहली बात तो आप साथ साथ में इसको याद भी करते जाएंगे, माइंड में बिठाते जाएंगे। सेकंड, हम बात करते हैं कि यदि पूछा जाता है आपको कि पर्यावरण मुख्यतः कौन से घटक होते हैं। देखिए, पर्यावरण के कौन से घटक होते हैं, सेकंड में आप देख रहे होंगे। तो बेसिकली इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। हम ये कह सकते हैं कि जो वातावरण हमारा बना हुआ है वो दोनों बायोटिक समझ रहे होंगे आप, जैविक का मतलब सीधा सीधा हो जाता है कि जैविक का मतलब है कि जिन पे जीवन है। तो जीवन है वो बायोटिक हो गए। दैट मीन्स जो अपनी जो शारीरिक क्रियाएं करते हैं जो भी वो जीव, वो बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। और यहाँ पे अजैविक जो एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं वो जीव होते हैं जो इस तरह की क्रियाओं को संपादित नहीं करते, वो एबायोटिक कंपोनेंट या जिस पे जीवन नहीं है, ये हम कह सकते हैं।
और यदि थोड़ा सा आप डिटेल भी जानना चाहें तो देखो, बायोटेक में यहाँ पे जो जीव जंतु हैं वो आ जाते हैं, एनिमल्स जितने भी हैं, और प्लस उसके अलावा देखिए प्लांट का एक बहुत बड़ा रोल होता है जो पर्यावरण है। तो उसमें आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट है जानना कि पर्यावरण जो है उसमें जो पौधे हैं, प्रोड्यूसर उनको हम बोलते हैं, उत्पादक, तो मेन वही एकमात्र ऐसे होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस से और अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो आपने ये सुना ही होगा कि फोटोसिंथेसिस से वो अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण जिसको हम बोलते हैं, राइट। अब बायोटेक में यदि जंतु पादप आ जाते हैं तो यहाँ पे इसी में हम देखते हैं कि जो कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो होते हैं अजैविक, एबायोटिक। अब वो कौन से कंपोनेंट होते हैं, देखिए इसमें आपका जो लैंड का एरिया हो वो आ जाता है, प्लस उसमें आपका वाटर जितना भी है अर्थ में वो सब कुछ आ जाता है। उसके अलावा लाइट आ जाती है, टेम्परेचर, ये सब इस तरह के जो जितने भी फैक्टर हैं वो सारे हैं एबायोटिक, राइट। अब थर्ड पे चलते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, उससे आपको थोड़ा सा नॉलेज तो आपकी ज़रूर बढ़ेगी, मुझे उम्मीद है। थर्ड में देखिए, अब इसके जोन्स की बात करते हैं हम। जोन्स की यदि हम कितने जोन्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं या कितने जोन से मिलके ये हमारा जो है ये इन्वायरमेंट बना हुआ है। तो इसमें बेसिकली देखिए स्थल मंडल है, इंग्लिश में आप ये ज़रूर याद रखिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में देखा गया है कि वो स्थल मंडल न यूज करके उसको लिथोस्फीयर वहाँ पे इंडिकेट कर देता है। ध्यान रखिएगा कि इनको साथ साथ में आप पढ़ा कीजिए, और ये जो हेडिंग्स हैं कम से कम इनको तो आप दोनों बाईलैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही याद रखिए कि इसको क्या कहा जाता है। कई बार ऐसा होता है एटमॉस्फेयर को इसी तरीके से लिखा जाता है। और एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी एग्ज़ाम है उसमें जो इंग्लिश वाला क्वेश्चन होता है, यदि आपको कहीं हिंदी में डाउट होता है तो हमेशा इंग्लिश वाले पार्ट को पढ़िए, और इंग्लिश वाला ही पार्ट ऐसा होता है जो फाइनल माना जाता है। यदि हिंदी में कोई यहाँ पे मिस्टेक भी होती है तो वहाँ से आप उस पर क्लेम भी करते हैं आगे, तो उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती जितना कि इंग्लिश वाला। तो इंग्लिश वाले के लिए उन्होंने क्लियर भी लिखा होता है कि इंग्लिश वाला इसमें क्लियर माना जाएगा, फाइनल माना जाएगा। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि दोनों चीज़ें पढ़ने की कोशिश कीजिए। कई स्टूडेंट में देखिए, मैं जनरली वैसे इंग्लिश मीडियम में आपको पूरा बताता, लेकिन यहाँ पे मुझे टोटली हिंदी में, तो हो सकता है कि कई बार ये चीज़ें होती हैं कि हिंदी मीडियम, लेकिन मैंने दोनों मीडियम में स्टडी की है लगभग। दोनों मीडियम कुछ क्लासेस बात की, कुछ पहले की जो हिंदी में पढ़ी फिर बाद में, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको भी यही चीज़ें कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आप इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में ही हेडिंग को पढ़ें, क्योंकि आपको इसका इफेक्ट अपने आप एग्ज़ाम में दिखेगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। चलिए अब सेकंड में चलते हैं कि जल मंडल। देखिए जल मंडल दैट मीन्स जितना वाटर है, हाइड्रोस्फीयर हम बोलते हैं इसको। हाइड्रोस्फीयर जितना भी वाटर है वो वाटर क्या है, उससे जितना भी घिरा हुआ है अर्थ के चारों तरफ जितना वाटर है वो जलमंडल, वो भी एक एटमॉस्फेयर, वो इन्वायरमेंट का एक पार्ट है, राइट। वायुमंडल दैट मीन्स एटमॉस्फेयर। आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है, राइट। तो जो गैसेस का मिक्सचर होता है तो वो सारा, चाहे CO2 है, चाहे O2 है, चाहे ऑर्गन और कुछ वैसी गैस अदर गैसेज हैं, तो वो सारे ही वायुमंडल जो एटमॉस्फेयर है उसको बनाती हैं, और ये भी एक इन्वायरमेंट का एक पार्ट है। नाउ अनदर इज द जैव मंडल। जैव मंडल, अब देखिए जैव मंडल सिंपल होगा कि जो बायोस्फीयर जो जीवन है जहाँ जहाँ पर निवास करता, आपको पता ही है कि यदि 7 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाए और ऐसे 8 किलोमीटर अराउंड यदि आप गहराई में जाएं तो वहाँ तक जीवन पाया जाता है। और जिस सरफेस पे, जितने सरफेस पे, जितने एरिया पे एक जीवन पाया जाता है, चाहे वो एटमॉस्फेयर हो, चाहे यदि समुद्र के नीचे के एरिया हो, डीप में पृथ्वी के अंदर जहाँ पर तक वो जीवन पाया जाता है उसको हम जैव मंडल या बायोस्फीयर कहते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, समझते जाएंगे एक एक तथ्य जितने भी इसमें दिए हुए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, अब बात आती है कि ये जो पर्यावरण है
ये हमारे लिए आप जानते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है और इसको बचाना भी कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब ये पर्यावरण को बचाने के लिए आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जो शुरुआत हुई थी, आज आप पर्यावरण दिवस मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत हुई थी जब 1972 में स्वीडन के जो स्टॉकहोम है उस स्वीडन में, वहाँ पर एक समिट हुआ था, ठीक है। और वहाँ पे जो सम्मेलन हुआ था, सम्मेलन जो वहाँ पे सम्मेलन हुआ था, तो उससे क्या हुआ कि उस सम्मेलन में ही सबसे पहले डिसाइड किया गया कि हमको जो इन्वायरमेंट है हमारा, उसके प्रति कुछ सकारात्मक सोच रख के उसको उसके लिए संरक्षण के लिए सोचना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं आज नहीं करने पे कल जो नेक्स्ट जनरेशन होंगी उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए यहाँ पर यही ये पॉइंट था जब 1972 में जब स्टॉकहोम में ये सम्मेलन हुआ था फर्स्ट टाइम, तो स्वीडन में यह जगह है। तो यहाँ पे जो 5 जून को आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आप मनाते हैं, उसको क्या किया गया था, उसको मनाने की घोषणा की गई थी क्या कि नेक्स्ट ईयर से हम क्या करेंगे, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाएंगे। इतना आपको इसमें अराउंड 119, जैसे यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया कि 119 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था इस सम्मेलन में और भाग लिया था, राइट। अब हम बात करते हैं कि इस सम्मेलन से जो था, एक और चीज़ की वहाँ से शुरुआत हुई कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम हम इसको बोलते हैं हिंदी में, और यहाँ पे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसको बोला जाता है। देखिए सबसे पहली बात तो इससे जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो क्या होता है, सब इसमें पूछा जाता है कि इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन जो ये पर्यावरण कार्यक्रम की शुरुआत होता है, तो इसका डेवलपमेंट प्रोग्राम जो भी है इसका ऑफिस है नैरोबी केन्या में, नैरोबी केन्या में, और यहीं से शुरुआत हुई थी। इस सम्मेलन के बाद क्या हुआ था कि 3 जून 1992 के जो अगला सम्मेलन था, ये सम्मेलन हुआ था आपका राजधानी ब्राज़ील की जो राजधानी है, ब्राज़ील की राजधानी है रियो डी जनेरो, ठीक है। और यहाँ पे पृथ्वी सम्मेलन का 1992 में आयोजन किया गया था। तो इसकी डेट आप नोट कर सकते हैं कि 3 जून 1992 के ब्राज़ील की राजधानी में हुआ था, राइट। अब ये तो हो गया कि ये पर्यावरण जो दिवस हम मनाते हैं 5 जून को, ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो सबसे पहला जो ये कार्यक्रम था जो स्टॉकहोम स्वीडन में जो सम्मेलन हुआ था, ये मेन पॉइंट है जो इसकी शुरुआत करता है, और 1972 में। इसके बाद सभी जितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था वो जो वहाँ पर थे उनके लिए एक आगे उनके सामने रख दिया गया कि भाई नेक्स्ट ईयर से हम 5 जून को क्या करेंगे, पर्यावरण दिवस मनाएंगे, राइट। अब पर्यावरण दिवस मनाने की जहाँ तक बात हुई, तो ये तो इस सम्मेलन तक की बात थी। अब बात है कि अब भारत में यदि वो हुआ तो कब हुआ, उसके लिए क्या किया गया। तो अब हम इंडिया में देखें तो 1972 का जो स्टॉकहोम का जो सम्मेलन था, इस सम्मेलन के बाद यहाँ पे उसको लागू करना था। जो जितनी भी पॉलिसीज उसके थी यहाँ पे लागू करनी थी। अब लागू करनी थी तो उसके लिए ये जरूरी था कि यहाँ पर भी कोई इस तरह का एक नियम बनाया जाए, इस तरह का एक रूल हो, तभी तो उसको लागू किया जाएगा। तो इससे फिर क्या किया गया कि 19 नवंबर 1986 19 नवंबर 1986 को ये लागू किया गया इंडिया में, और इसको नाम दिया गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसके नाम से हम इसको जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब का है, ये है आपका 1972 के स्टॉक सम्मेलन के बाद 1986 का, ठीक है। तो 72 वहाँ वो हुआ था पहले सम्मेलन, आपको याद रखना है। और ये हुआ, ये जो इंडिया में जब लागू किया गया तो 1986 में किया गया। तो आप डेट में आगे पीछे नहीं होते यदि आपको थोड़ा कहानी पता होती है तो, ठीक है, कि 72 में यहाँ पे पहले ये सम्मेलन हुआ था फिर उसके बाद ही हुआ वो, तो कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आगे पीछे नहीं करेंगे। कि इसके लिए थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि यदि डेट को हमेशा इसी फॉर्म में याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसकी पूरी कहानी को पढ़ लें, और आपको पता है कि पहले ये हुआ था तो उसके बाद तो कभी भी आप उसमें कंफ्यूज नहीं होते, कम होते हैं। अब
आती है बात कि इससे जुड़े हुए जो आंदोलन और व्यक्ति थे, देखिए आंदोलन और व्यक्ति की बात यहाँ पे आ जाते हैं हम कि उससे जुड़े हुए जो कुछ आंदोलन थे और व्यक्ति थे। तो यहाँ एक चीज़ हम देखते हैं कि इससे जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण आंदोलन था इंडिया के अंदर, वो चिपको आंदोलन था। और चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई है उत्तराखंड, जो आपको पता है कि भारत का ही एक राज्य है उत्तराखंड। तो यहाँ से उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हुई है। और मैं आपको बता दूं, मैं भी उत्तराखंड से ही बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चिपको आंदोलन जो है इसकी शुरुआत है। तो कहाँ से हुई थी इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए हुआ क्या था, वैसे देखा जाए इससे पहले की थोड़ा स्टोरी बता दूं मैं आपको कि राजस्थान में एक अमृता देवी बिश्नोई करके एक महिला हुई थी, जो कि जब ये जो चिपको आंदोलन की तरह सेम था, उससे पहले का था। तो उस समय ऐसे हुआ था कि वहाँ पे उस बिश्नोई समाज में एक गुरु हुआ करते थे जिन्होंने उसको 29 20 और 9, दैट मीन्स उसी से उसका 29 कुछ ऐसे रूल बना दिए थे उन्होंने अपने समाज के लिए, उनके जो गुरु हुआ करते थे। तो इसीलिए उसका नाम बिश्नोई इस तरीके से पड़ा, उस समाज का नाम। और वो बिश्नोई समाज जो है, जहाँ तक मुझे उसकी जो स्टोरी मेरे माइंड में है। और उसके बाद क्या हुआ कि एक बार ऐसे होता है कि ये जो अमृता देवी बिश्नोई थी, ये बहुत ही वो बहुत ही जो बोलते हैं कि प्रसिद्ध महिला वहाँ की रही हैं, राजस्थान की। तो इन्होंने क्या किया था कि हुआ क्या था कि सरकारी महकमे के लोग वहाँ पे उन्होंने ऑर्डर दे दिया था कि भाई पेड़ों को काटने के लिए। तो इसने भी चिपको आंदोलन की तरह वहाँ पे चिपको आंदोलन की तरह क्या किया, एक जैसे पेड़ों पे चिपक गए और उसके बाद वो उनको बचाने के लिए निकल। तो उन्होंने यहाँ तक कि ऐसे हुआ तो वहाँ पर उन्होंने अपनी गर्दनें तक कटवा दी उसमें, इसके लिए। तो वो उनका बलिदान हो गया, दैट मीन्स वो वहाँ पे एक किस्म से शहीद हो गई, बलिदान। तो लगभग ऐसा बोला जाता है कि 263 लोग इसमें शहीद हो गए थे। इतना बड़ा, अब ये हम इमेजिन कर सकते हैं कि भाई क्या किस तरीके से हुआ होगा। लेकिन देखिए ये बहुत पहले की बात है, 70 कुछ वैसे उसकी बात है। आई थिंक ये जो बात है ये 1737 के अराउंड, बहुत पहले की बात है। लेकिन उस समय इसको इतना ज़्यादा ही वो ये प्रचलित या इस तरह का ये आंदोलन नहीं बना था। अब बात आती है कि इसका जो मेन रूप है वो कहाँ से शुरू हुआ फिर। तो ये चिपको आंदोलन, ये गौरा देवी रैणी गांव चमोली गोपेश्वर में पड़ता है, वहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो इसके जो मेन जो शुरुआत होती है वो गौरा देवी जो एक महिला थी उत्तराखंड में, तो उन्होंने भी क्या किया कि पेड़ों से चिपक के और कहा कि आप पेड़ों को नहीं काट सकते, और बिल्कुल उन्होंने पेड़ों को छोड़ा नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा आप हमें भी मार दोगे लेकिन हम हटेंगे नहीं यहाँ से। तो इसलिए यहाँ से एक आंदोलन की शुरुआत हुई। और ये पर्यावरण जो से संबंधित इतना बड़ा आंदोलन बना कि आज ये विश्व भर में बहुत, आई थिंक सभी लोग जब पर्यावरण की बात करेंगे, उसके कोई मूवमेंट की बात करेंगे, तो ये आंदोलन जरूर आएगा सामने। तो अब बात होती है कि इसको अब गौरा देवी के बाद जो बढ़ाने का काम किया, आगे इंटरनेशनल लेवल तक जो ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका जिसने निभाई, वो है सुंदरलाल बहुगुणा। ये टिहरी एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, जहाँ से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने जो टिहरी डैम है, एक बांध है टिहरी डैम उत्तराखंड में, जो टिहरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो वहाँ पे इन्होंने बांध के विरोध में वहाँ से ही पर्यावरण का जो मुद्दा उठाया। और वो पर्यावरण का जो मुद्दा जब उठा, तो उससे क्या हुआ कि ये धीरे धीरे इतना बढ़ने लगा कि आज ये इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गया, ठीक है। देन तो ये अमृता देवी बिश्नोई राजस्थान की थी। इन्होंने खिजड़ी वृक्ष के बारे में, मतलब वहाँ पे जो खिजड़ी एक ऐसा वृक्ष होता है जो कि कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। और ये आपको पर्यावरण में पूछा जा सकता है कि खिजड़ी जो वृक्ष है, क्योंकि ये चर्चित वृक्ष है। और सबसे बड़ी बात इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और है कि ये राजस्थान का जो है राजकीय वृक्ष है, राज्य का जो वृक्ष है वो खिजड़ी है। तो ये मरुस्थल में पाया जाता है। अगला जो आंदोलन था इससे जुड़ा हुआ, वो था एपिको आंदोलन। एपिको आंदोलन की शुरुआत होती है कर्नाटक से, और इसके जो प्रमुख व्यक्ति थे पांडुरंग हेगड़े, ये जो मेन व्यक्ति थे। और ये 1993 में शुरू हुआ था। तो ये भी इस तरह का आंदोलन था जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ था। देन उसके बाद आपको पता ही है नर्मदा आंदोलन, ये तो आपने बहुत ज़्यादा ही सुना होगा नर्मदा आंदोलन, क्योंकि
मेधा पाटकर का नाम आपने ज़्यादा सुना है, एक महिला हैं जिन्होंने इसके लिए बहुत बड़ा, और उसके जो बाबा आमटे हैं ये, तो 1989 में ये आंदोलन भी बहुत अभी तक भी चर्चा में था बहुत ज़्यादा, नर्मदा बचाओ, कुछ इस तरह का आंदोलन आपने सुना होगा। तो ये इससे जुड़े हुए मेन आंदोलन थे और कुछ व्यक्ति थे। ऐसा नहीं है कि ये केवल ये जो व्यक्ति हैं ये केवल इतने ही व्यक्ति हैं, बहुत लोग हैं जो पर्यावरण के लिए अभी भी काम कर रहे हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं कि जो, यदि मैं उत्तराखंड की ही बात करूं तो यहाँ भी बहुत चंडी प्रसाद भट्ट और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इसके एरिया में या पर्यावरण के एरिया में जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं और कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ यहाँ पर तक हमने जाना कि पर्यावरण से संबंधित आंदोलन व्यक्ति क्या थे। राइट, अब हम चलते हैं और देखिए ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आज मैं आपको जो बता रहा हूँ ये सब बेसिक है, ये बहुत बेसिक है। अभी कोई इतने डिफ़िकल्ट लेवल के या इतना कोई समझने वाली बात नहीं है। यहाँ पर केवल आपको इतना थोड़ा सा एक कहानी बता रहा हूँ बेसिक शुरुआत की। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण से जो संबंधित जो डे होते हैं, दिन होते हैं, वो क्या होते हैं। देखिए, कॉमन की बात करूँगा मैं, आने वाले जो वीडियोज होंगे उसमें मैं और भी अच्छी तरीके से और नई नई चीज़ें एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। देखिए, पृथ्वी दिवस, यदि हम बात करें पृथ्वी दिवस, तो आपको पता है पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और ये मैं आपको एक बता रहा हूँ सीरियल से, ऊपर के जो हैं आपको वो सही सीरियल से याद रखते हैं, लास्ट वाला मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले इसको समझिए कि पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे, तो बायोडाइवर्सिटी डे जो है होता है ये मई को होता है, 22 डेट सेम है, लेकिन इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। विश्व पर्यावरण दिवस आपको आई थिंक ये पता होगा, 5 जून को मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। लेकिन इसमें आपको बस इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि ये जो 2-3 दिन यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब भी एग्ज़ाम देने जाएं आप, CTET या TET कोई भी, तो आप एक तो 2 साल का जो इसका थीम है उसको ज़रूर नोट करके जाएं कि इस साल इसकी थीम क्या थी और प्रीवियस ईयर में इसकी थीम क्या थी। क्योंकि आपको वो यदि इस पे क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये क्वेश्चन वो कम पूछेगा कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, वो ये पूछ देगा कि जो इस साल थी या 2020 में क्या थीम थी या उससे पहले की ईयर में क्या थीम थी इसकी। ठीक है, तो उस थीम के बारे में आपको जरूर क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। फिर आती है बात विश्व प्रकृति दिवस, 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद फिर चलते हैं आगे, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। तो अब देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, यहीं पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और इन्हीं को आपने ध्यान रखना है। अब उसके लिए आप अपने लेवल पे ट्रिक भी बना सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप ट्रिक का यूज करना बाद में शुरू करें, पहले आप उसको समझ लें, क्योंकि समझ आप लेते हैं तो वो नॉलेज आपका बिल्कुल स्ट्रांग होता है। और यदि आप ट्रिक से पढ़ने के बाद आप तब कर सकते हैं जब आपने बहुत कुछ पढ़ लिया और कुछ ऐसा है कि जो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, तो ठीक है, ट्रिक से चलेगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देंगे आप। ये जो हम बात कर रहे हैं हिमालय दिवस लास्ट में, तो हिमालय दिवस की हम बात करेंगे। ये 9 सितंबर को मनाया जाता है और ये इसको जो मनाते हैं केवल उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसको डिक्लेयर किया है 9 सितंबर को। इस चीज़ को ध्यान देंगे कि ये उत्तराखंड, इसलिए मैंने लिखा हुआ है वहाँ पे उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए ज़्यादा ये ज़रूरी है कि हिमालय दिवस कब मनाया जाता है। और प्लीज़, मैंने आपको पहले कह दिया कि सारे दिवस जितने हैं जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो थीम ज़रूर उसके नोट करके जाएं कि प्रीवियस थीम क्या थी और करंट थीम क्या थी, ये ज़रूर याद रखें। अब उससे जुड़े हुए कुछ नई चीज़ें भी आपको बताने जा रहा हूँ। वन महोत्सव आता है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो इसके अभी तक तो हमने डे आपको बताए। इसके बाद हम बात करते हैं कि इससे संबंधित जो कुछ वीक भी हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वन महोत्सव, यदि वन महोत्सव वो मनाया जाता है तो किस टाइम पे मनाया जाता है, तो उसमें भी यही कहा जाता है, एग्जाम में इसी तरह का देता है कि आप कौन से महीने में कब मनाया जाता है। तो देखो, वन महोत्सव जनरली फरवरी और जुलाई के फर्स्ट वीक में ही सेलिब्रेट किया जाता है, इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। सेकेंड है वन्य जीव सप्ताह। देखो 1 to 7 अक्टूबर, 1 to 7 अक्टूबर ये मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे 1 to 7 अक्टूबर।
राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता सप्ताह, राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता सप्ताह जो है ये कब मनाया जाता है? 19 to 18 नवंबर। ठीक, तो यहाँ पे हमने आज जो चीज़ें डिस्कस की ये भी एक बेसिक चीज़ें थी, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको मैं अच्छे से अच्छा जो मैटर है, अच्छे से अच्छा का मतलब ये है कि पूरा एनालाइज करके उसको देख के और करंटली क्या पेपर का पैटर्न है उसको देखते हुए मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पेपर में आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन आजकल जो आधे क्वेश्चन होते हैं वो लॉजिकल आते हैं। आपको पता है CTT और TET वहाँ पर लॉजिकल क्वेश्चन आता है, लेकिन लॉजिकल को सॉल्व करने के लिए आपका ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आप यदि बेसिक नॉलेज नहीं रखते तो आप लॉजिकली उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैं लॉजिकल क्वेश्चन की बात बाद में करूँगा। नेक्स्ट जब वीडियो जाएंगे तो मैं लॉजिकल क्वेश्चन ज़रूर आपसे डिस्कस करूँगा, लॉजिकल क्वेश्चन आपके सामने रखूँगा, तो उन पे आपको फिर समझ में आ जाएगा कि कैसे एक बेसिक नॉलेज जो है उन लॉजिकल क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवाता है। ठीक है, तो इसके लिए आप अभी इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगा, लेकिन तब तक आप पढ़ते रहे, अच्छे से तैयारी करते रहिए। और हाँ, एक चीज़ ज़रूर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। कहीं ना कहीं पर हो सकता है कि कोई मिस्टेक भी हो जाती है, तो ज़रूर आप, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ये चीज़ें लिखें मेरे लिए। ठीक है, आपका जो आप मुझे इनकरेजमेंट देंगे तो मैं आपके लिए और भी अच्छा मैटर लाऊंगा। दूसरी बात ये है कि यदि आप डिसलाइक भी करना चाहते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डिसलाइक करें, लेकिन एक चीज़ आपसे एक विनती ज़रूर है कि आप उस डिसलाइक में मुझे ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपने इसमें ये कमी छोड़ी है, तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम। और हाँ दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर आप इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको रिसेंट अपडेट समय पे मिलती रहे। थैंक यू।